एक जहाज जो समुद्र में अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन तभी उन्हें वो जहाज मिल जाता है जो कि आज से 4 महीने पहले समुद्र में खो गया था। और फिर ये पता लगाने की कोशिश करते हुए कि आखिर इस जहाज के साथ क्या हुआ था, इन्हें कुछ ऐसा पता चलता है जिसे जानकर इनकी दुनिया ही पलट जाती है। और इसके बाद इनके साथ जो होता है उसे देखकर तो आप भी हैरान हो जाओगे। सो हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल फिल्म्स एक्सप्लेनर। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं हाल ही में नेटफ्लिक्स पर आई एक काफी अच्छी साइंस फिक्शन, मिस्ट्री और थ्रिलर से भरी वेब सीरीज 1899 को। और इसे आपको बिल्कुल पेशेंस से देखना होगा क्योंकि इसकी मिस्ट्री जल्दी और आसानी से सॉल्व नहीं होती। वेल, इसमें 8 एपिसोड होने वाले हैं, तो आज हम इसके 3 एपिसोड्स को देखने वाले हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन द एक्सप्लेनेशन ऑफ 1899। कहानी की शुरुआत में हम किसी को कहता हुआ सुनते हैं कि दिमाग आसमान से भी ज्यादा बड़ा और समुद्र से भी ज्यादा गहरा है और जहाँ कोई भी नहीं पहुँच पाता, ये वहाँ आसानी से पहुँच जाता है और इसकी कोई हद नहीं है। अब इसके बाद हम एक घर के अंदर एक लेडी को देखते हैं जिसका नाम मोरा फ्रैंकलिन होता है, जो कि अपने डैड से कह रही होती है कि तुमने मेरे भाई के साथ क्या किया है। मैं जानती हूँ कि वो प्रोमीथियस पर था और वो जान गया था कि आप जहाजों के साथ क्या करते हो। और यहाँ मोरा एक अजीब सी चीज बोलती है कि आपने मेरी याददाश्त के साथ क्या किया है, मुझे सब कुछ याद क्यों नहीं आ रहा। और तभी तो आदमी उसे पकड़कर एक रूम में ले जाते हैं जिसका रूम नंबर 1011 होता है। और इसके बाद मोरा की आंख खुल जाती है और मोरा को लगता है कि उसने कोई सपना देखा है। अब यहाँ हमें मोरा के बारे में पता चलता है जो कि ब्रेन की डॉक्टर है और मोरा को उसके भाई का एक लेटर मिला होता है जिसके जरिए वो मोरा को न्यूयॉर्क में बुला रहा था क्योंकि वो अपने डैड के बारे में कुछ बड़ा जान गया था। और इसीलिए अब मोरा एक शिप कार्बरस पर होती है जो कि इंग्लैंड से न्यूयॉर्क जा रही होती है और आज डेट होती है 19 अक्टूबर 1899। अब इसी दौरान हमें पता चलता है कि आज से 4 महीने पहले इसी कंपनी का एक शिप जिसका नाम प्रोमीथियस था, वो कोई भी निशान छोड़े इसी समुद्र से कहीं गायब हो गया था। और मोरा को लगता है कि उसका भाई भी उसी शिप पर था और अब 4 महीने से उसका भाई भी गायब है। अब यहाँ मोरा ब्रेकफास्ट करने जाती है और यहाँ हम कहानी के कुछ और कैरेक्टर्स को देखते हैं जिनमें एक हस्बैंड वाइफ लूसियन और क्लेमेंस होते हैं, एक लेडी मिस विल्सन और लिंगी जो कि इस शिप पर अपनी मॉम के साथ होती है। यहाँ हम 2 भाई एंजल और रमीरो को देखते हैं जो कि सबके सामने भाई होने का दिखावा कर रहे होते हैं, लेकिन असल में वो गे कपल होते हैं। अब ये सभी अपने अतीत को छोड़कर न्यूयॉर्क में एक नई जिंदगी शुरू करने जा रहे होते हैं। ये सब फर्स्ट क्लास के पैसेंजर्स होते हैं और तभी यहाँ थर्ड क्लास का एक पैसेंजर क्रेस्टर भागते हुए आता है और एक डॉक्टर की मदद मांगता है, लेकिन यहाँ जो डॉक्टर होता है वो उसे इग्नोर कर देता है। फिर 2 क्रू मेंबर जिनमें एक का नाम फ्रेंड्स होता है, वो दोनों उसे यहाँ से ले जाते हैं। ये देखकर मोरा उसकी मदद करने उसके पीछे जाती है और थर्ड क्लास वाले एरिया में जाकर क्रेस्टर की मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। और फिर वो क्रेस्टर के साथ उसकी एल्डर सिस्टर टॉप के पास जाती है जहाँ उसकी प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ रही होती हैं, लेकिन मोरा उसे ठीक कर देती है। यहीं हम टॉप और क्रेस्टर की छोटी बहन को देखते हैं जिसका नाम एडा होता है और एडा काफी ब्रेव गर्ल होती है। वो मोरा से भी बात करती है जिसके बाद मोरा यहाँ से चली जाती है। फिर यहाँ शिप के कैप्टन आई क्लार्सन आकर मोरा से बात करते हैं और पूछते हैं कि वो थर्ड क्लास वाले एरिया में क्यों गई थी। और तभी कैप्टन के साथ यहाँ आकर उन्हें बताते हैं कि यहाँ उन्हें कुछ सिग्नल्स मिल रहे हैं और हो सकता है कि उस खोए हुए जहाज प्रोमीथियस से आ रहे हो और वो शिप इनसे थोड़ी ही दूर पर है। इसलिए अब कैप्टन उस शिप के पास जाने का फैसला करते हैं और पूरे जहाज को मुड़वा देते हैं। ये देखकर सभी पैसेंजर्स काफी घबरा जाते हैं, उन्हें लगता है कि वो सब वापस जा रहे हैं और ये सब किसी भी हाल में वापस नहीं जाना चाहते थे। इसी दौरान हम एक आदमी जेरोम को देखते हैं जो कि चोरी छुपे इस जहाज पर आया होता है और वो एक क्रू मेंबर की ड्रेस चुराकर उसे पहन लेता है ताकि कोई भी उस पर शक न करे। वहीं दूसरी तरफ मोरा अपने भाई के लेटर को देखने के बाद कैप्टन आइक से जाकर बात करती है और पूछती है कि क्या सच में तुम्हें प्रोमीथियस मिला है, क्या अभी वो पैसेंजर्स वहाँ जिंदा होंगे। जिस पर कैप्टन मोरा से कहता है कि 4 महीने बीत चुके हैं तो सबका जिंदा होना तो नामुमकिन है, लेकिन अगर जहाज पर खाना हुआ तो अब भी कुछ जिंदा होंगे। अब मोरा कैप्टन को अपने भाई के बारे में कुछ भी नहीं बताती और यहाँ से चली जाती है। और फिर हम कैप्टन के पास वैसा ही एक लेटर देखते हैं जैसा मोरा के पास था। और अब इसके बाद कैप्टन आइक सभी पैसेंजर्स को डाइनिंग रूम में बुलाकर सब कुछ बताते हैं, लेकिन यहाँ सारे पैसेंजर्स कैप्टन के इस फैसले से खुश नहीं होते। यहाँ एंजल के साथ कई सारे पैसेंजर्स कैप्टन को जहाज वापस मोड़कर न्यूयॉर्क चलने के लिए कहते हैं, लेकिन कैप्टन आइक किसी की भी बात नहीं मानते और अब जहाज प्रोमीथियस की तरफ जा रहा होता है। इसी दौरान कैप्टन अब मोरा से दोबारा फ्रेंडली होकर बात करते हैं जिससे ये दोनों एक दूसरे को थोड़ा जान पाते हैं और कैप्टन को पता चलता है कि मोरा एक डॉक्टर है। अब तभी इन्हें प्रोमीथियस जहाज आगे दिख जाता है और बाहर से देखने पर ऐसा लग रहा होता है कि इस जहाज के साथ कुछ तो बुरा हुआ है। इसलिए इस शिप का फर्स्ट मेट जिसका नाम सेबास्टियन होता है वो कैप्टन से कहता है कि हमें वापस चले जाना चाहिए, हम वापस जाकर कंपनी को कांटेक्ट करेंगे और प्रोमीथियस जहाज के बारे में बता देंगे, कंपनी आकर यहाँ सब कुछ संभाल लेगी। लेकिन कैप्टन सेबास्टियन की बात भी नहीं मानते, वो बस ये सोच रहे होते हैं कि हो सकता है कि इस जहाज पर अब भी कोई जिंदा हो और शायद वो उसे बचा सकते हैं। और इसी वजह से ये लाइफ बोट लेकर प्रोमीथियस पर जाने का फैसला करते हैं और कंपनी को भी बताने के लिए कहते हैं। मोरा कैप्टन के साथ प्रोमीथियस पर जाने के लिए कहती है फॉर नीड डॉक्टर। और इसके बाद कैप्टन एक प्रीस्ट रमीरो को भी अपने साथ चलने के लिए कहते हैं क्योंकि अगर वहाँ कोई भी जिंदा हुआ तो न जाने इतने दिनों में उनके माइंड की कंडीशन क्या हो गई होगी और अगर वो एक प्रीस्ट को देखेंगे तो उन्हें थोड़ी शांति मिलेगी। अब इसके बाद इन्हें लाइफ बोट के पास वही आदमी जेरोम मिलता है जिसके साथ एक और आदमी ओलेक होता है
और यहाँ आकर कैप्टन के दो साथी प्रोमीथियस पर जाने से डरने लगते हैं, इसलिए कैप्टन ओलेग और जेरोम को अपने साथ ले जाते हैं। अब इसके बाद कैप्टन मोरा, रमीरा, जेरोम और ओलेग प्रोमीथियस पर जाते हैं और शिप के अंदर बचे हुए लोगों को ढूंढते हैं। कैप्टन सबसे कहते हैं कि किसी ने उन्हें यहाँ से सिग्नल भेजे थे तो कोई तो जिंदा जरूर होगा, और इसी समय उनकी शिप पर अब तक जो उन्हें सिग्नल मिल रहे होते हैं वो सिग्नल आना बंद हो जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ कैप्टन मोरा और बाकी सब पूरे शिप में लोगों को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन इन्हें यहाँ कोई भी नहीं मिलता और शिप की हालत देखकर ये पता लगाना काफी मुश्किल होता है कि यहाँ क्या हुआ था। अब तभी यहाँ कैप्टन को एक हेयर बैंड मिलता है जो कि उनकी बेटी का था, और उसे यहाँ देखकर कैप्टन काफी हैरान होकर उसे अपने पास रख लेते हैं और इसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताते। अब बाद में ये सब उस जगह जाते हैं जहाँ से इन्हें सिग्नल्स मिल रहे थे, लेकिन ये देखते हैं कि जिस डिवाइस से इन्हें अब तक सिग्नल मिल रहे थे वो यहाँ टूटा हुआ है। और इसी समय एक अनजान आदमी जिसका नाम डेनियल होता है वो कैप्टन की शिप पर आ जाता है और मोरा के पास वाले रूम में जाकर एक स्क्रब बीटल को उस रूम के अंदर भेजता है, जिससे किसी तरह वो डोर ओपन हो जाता है और डेनियल अंदर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ प्रोमीथियस पर मोरा को भी एक वैसा ही एक स्क्रब बीटल दिखता है जो कि उन्हें एक बच्चे के पास ले जाता है, जो कि यहाँ कैबिनेट के अंदर बंद होता है, और मोरा उसे बाहर निकालती है और वो बच्चा बाहर आकर मोरा को एक पिरामिड जैसी चीज देता है, जिसके साथ ही ये फर्स्ट एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। और अब सेकंड एपिसोड स्टार्ट होता है जहां हम कैप्टन आइक को देखते हैं जो कि एक जंगल के अंदर होते हैं और यहाँ उन्हें अपनी बेटी के गाना गाने की आवाज आती है। कैप्टन अपने घर की तरफ भागते हैं जहां वो देखते हैं कि उनके घर में आग लग गई है, और यहाँ हमें पता चलता है कि कैप्टन आइक की पूरी फैमिली इसी तरह घर में आग लगने की वजह से मर गई थी। अब तभी कैप्टन की आंख खुलती है और वो अपनी शिप पर होते हैं और उन्हें लगता है कि उन्होंने कोई बुरा सपना देखा है, और अब उस सबको याद करके कैप्टन काफी घबरा जाते हैं। यहाँ कैप्टन मोरा और बाकी सभी प्रोमीथियस से वापस अपनी शिप पर आ गए होते हैं, और अब वो बच्चा इस वक्त मोरा के साथ उसके रूम में होता है, लेकिन वो कुछ भी बोल नहीं रहा होता। यहाँ कैप्टन के पास सेबास्टियन आता है और कैप्टन को बताता है कि वो कंपनी जिसके सारे जहाज हैं वो कह रही है कि प्रोमीथियस को वहीं डुबा दो, जो कि काफी अजीब बात होती है कि आखिर क्यों एक कंपनी अपने इतने बड़े जहाज को डुबो देना चाहती है। अब यहीं कैप्टन देखते हैं कि इनके सारे कंपास ने काम करना बंद कर दिया है और वो अचानक से खराब हो चुके हैं, और कैप्टन की शिप अब भी प्रोमीथियस के पास ही रुकी होती है और कैप्टन अभी आगे नहीं बढ़ रहे होते। अब कैप्टन ओलेग के पास जाकर उसे पता करने के लिए कहते हैं कि बंकर में कितना कोयला है, जिसके बाद कैप्टन मोरा के पास जाकर उस बच्चे के बारे में पूछते हैं कि क्या उसने कुछ बताया, क्योंकि उन्हें अब तक कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर इन्हें प्रोमीथियस से सिग्नल किसने भेजे और आखिर उस बच्चे को वहाँ किसने बंद किया। अब यहाँ कैप्टन मोरा से एक और अजीब बात पूछते हैं। वो कहते हैं कि क्या तुम्हें शिप पर कुछ अजीब महसूस हुआ था, लेकिन मोरा को ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हुआ था। और तभी यहाँ कैप्टन को अपनी बेटी के गाना गाने की आवाज फिर से आने लगती है, लेकिन ये सब बस कैप्टन को ही सुनाई दे रहा होता है। मोरा या किसी को भी आवाज सुनाई नहीं दे रही होती, और इसके बाद मोरा वापस अपने रूम में जाती है, जहाँ रूम के बाहर मोरा उसी आदमी डेनियल से मिलती है। मोरा उससे पूछती है कि क्या हम पहले मिल चुके हैं। डेनियल मोरा को जाना पहचाना लगता है, लेकिन डेनियल कहता है कि वो पहले कभी नहीं मिले। और फिर मोरा अपने रूम में जाकर उसी बच्चे से बात करके ये पता करने की कोशिश करती है कि आखिर प्रोमीथियस पर क्या हुआ था और उसे कैबिनेट के अंदर बंद किसने किया, लेकिन वो बच्चा अब भी कुछ नहीं बोलता और वही पिरामिड जैसी चीज मोरा को दे देता है। और अब तक पूरे जहाज में मौजूद सभी लोगों को ये पता चल चुका होता है कि प्रोमीथियस पर कैप्टन को सिवाय एक बच्चे के और कोई नहीं मिला है। वहीं दूसरी तरफ कैप्टन अपने रूम में होते हैं और तभी कैप्टन को फिर से अपनी बेटी की गाना गाने की आवाज आने लगती है, जिसके साथ ही वो अपनी बेटी को भी देखते हैं। कैप्टन उस आवाज का पीछा करते हुए एक रूम में पहुंच जाते हैं जहां वो अपने पूरे परिवार को देखते हैं, लेकिन वो समझ जाते हैं कि असली नहीं हो सकता क्योंकि उनकी फैमिली तो मर चुकी है। अब यहाँ हम एक अजीब चीज नोटिस करते हैं कि कैप्टन की बेटी ने वही हेलमेट लगाया होता है जो कि कैप्टन को प्रोमीथियस पर मिला था, लेकिन प्रोमीथियस पर वो कहाँ से आ सकता है क्योंकि उनकी फैमिली तो पहले ही मर चुकी थी। और यही देखकर कैप्टन हैरान हो गए थे। अब यहाँ अचानक से सब कुछ गायब हो जाता है और कैप्टन को वही स्क्रब बीटल दिखता है, जिसके बाद यहाँ कैप्टन को एक ऊपर जाने का रास्ता मिलता है जो कि डायरेक्ट उनके रूम से कनेक्ट होता है। और ये देखकर कैप्टन काफी हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता था कि वो तो शिप के हर एक हिस्से के बारे में अच्छे से जानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। अब यहाँ कैप्टन काफी फ्रस्ट्रेट होकर मोरा के रूम में जाकर उस बच्चे से जबरदस्ती पूछने की कोशिश करते हैं कि आखिर प्रोमीथियस पर क्या हुआ था, लेकिन मोरा उसे एक बच्चे के साथ ऐसा करने से रोक देती है, जिसके बाद कैप्टन आइक शांत होकर यहाँ से चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम जेरोम, जो कि इस शिप पर चोरी छुपे चढ़ा था, वो लूसियन की वाइफ क्लेमेंस से बात करता है और रियलिटी में वो लूसियन को किसी तरह जानता था और उसने लूसियन के रूम में एक चीज छोड़ी थी। और अब जेरोम यहाँ लूसियन की वाइफ से बात कर रहा होता है। यहाँ हमें पता चलता है कि क्लेमेंस और लूसियन दोनों हस्बैंड वाइफ तो हैं, लेकिन उन दोनों के बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। और अब जेरोम यहाँ क्लेमेंस से बात करने के बाद चला जाता है, लेकिन अब तक फ्रांस को पता चल चुका होता है कि जेरोम चोरी छुपे यहाँ शिप पर आया है और उसने एक क्रू मेंबर की ड्रेस चुराई है, इसलिए वो सभी जेरोम को पकड़कर कैद कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ शिप के थर्ड क्लास एरिया में से क्रेस्टर और टॉफ की छोटी बहन एडा कहीं गायब हो गई होती है और उसकी पूरी फैमिली उसे ढूंढ रही होती है।
इसी दौरान कैप्टन आइक उनके रूम में मिली उसी शॉफ्ट के अंदर दोबारा जाते हैं, लेकिन इस बार वहाँ सब कुछ पहले जैसा नहीं होता और हर तरफ बस ब्लैक टाइल्स होती हैं। और अब तभी यहाँ कैप्टन के पास ओलेग आता है और उन्हें बताता है कि बंकर आधे भरे हुए हैं। जिसके बाद कैप्टन फिर से सभी लोगों को डाइनिंग रूम में बुलाकर उन्हें बताते हैं कि वो प्रोमीथियस को अपने साथ ले जाएंगे, और क्योंकि उनके पास इतना कोयला नहीं है कि वो प्रोमीथियस को यूएस तक खींच सकें, इसलिए वो सब यूएस ना जाकर वापस यूरोप जा रहे हैं। लेकिन ये सुनकर सारे पैसेंजर्स इस फैसले के खिलाफ हो जाते हैं। यहाँ तक कि अब कैप्टन का कोई भी साथी इस फैसले में उनका साथ नहीं देता और उनमें से कोई भी वापस नहीं जाना चाहता था। सभी पैसेंजर्स किसी भी हाल में न्यूयॉर्क तक पहुंचना चाहते थे, लेकिन कैप्टन उनमें से किसी की भी बात नहीं मानते और जहाज के ऊपर आ जाते हैं। मोरा उनके पीछे आती है और कहती है कि ये सही फैसला नहीं है, लेकिन अब कैप्टन मोरा को बताते हैं कि इस जहाज में जरूर कुछ तो है जिसे जहाज की कंपनी छुपाना चाह रही है, और इसीलिए उन्होंने हमें प्रोमीथियस को डुबा देने के लिए कहा है। और अब यहाँ कैप्टन किसी भी तरह ये पता लगाना चाहते हैं कि इस जहाज के साथ आखिर क्या हुआ था, और इसीलिए अब कैप्टन प्रोमीथियस को अपने जहाज के साथ बांधकर यूरोप जाने लगते हैं। इसी दौरान हम उसी आदमी डेनियल को देखते हैं जो कि प्रोमीथियस शिप से इस शिप पर आया होता है, और वो वैसा ही एक स्क्रब बीटल निकालकर उसी लड़की एडा के पास भेजता है, और एडा उसका पीछा करते हुए ऊपर डेनियल के पास आ जाती है। जिसके बाद डेनियल उससे कहता है कि आई एम सॉरी, और इसकी थोड़ी देर बाद फ्रांस और कैप्टन के साथियों को यहाँ एडा की डेड बॉडी मिलती है। और यहाँ अब हमें पता चलता है कि सीरीज के सभी मेन कैरेक्टर्स पर कोई आदमी नजर रख रहा है, जिसके साथ ही ये सेकंड एपिसोड भी यहीं खत्म हो जाता है। फर्स्ट और सेकंड एपिसोड से हमें कई सारी अजीब चीजों के बारे में पता चलता है, जैसे कि प्रोमीथियस से आए हुए डेनियल और वो बच्चा दोनों का बिहेवियर काफी अजीब होता है, और डेनियल के पास मोरा की एक पिक्चर भी होती है। अब यहाँ से स्टार्ट होता है सीरीज का थर्ड एपिसोड, जिसकी शुरुआत में हम एक और कैरेक्टर लिंगी को देखते हैं, जो कि अपनी मॉम और एक लेडी मिस विल्सन के साथ इस शिप पर होती है। मिस विल्सन लिंगी की मॉम का फायदा उठाकर उनसे पैसे कमाती थी, और अब वो लिंगी का भी फायदा उठाकर उसके जरिए भी पैसे कमाना चाहती थी। लेकिन लिंगी की मॉम ये नहीं चाहती थी कि लिंगी भी इस सब में फंस जाए। वहीं दूसरी तरफ कैप्टन फ्रांस और उनके साथियों को मिली एडा की डेड बॉडी एक डॉक्टर को दिखाते हैं, लेकिन वो डॉक्टर उन्हें बताता है कि इसकी मौत का कारण पता लगाना काफी मुश्किल है। वो डॉक्टर कह देता है कि इसकी मौत शायद नेचुरल है या फिर ये स्ट्रोक या हार्ट अटैक की वजह से मर गई है। लेकिन मोरा भी यही होती है, और क्योंकि वो भी एक डॉक्टर थी इसलिए वो बताती है कि वो एडा से पहले मिल चुकी है और एडा बिल्कुल फिट थी, इसलिए उसकी मौत की वजह स्ट्रोक या हार्ट अटैक नहीं हो सकती। अब तभी यहाँ पूरा जहाज चलते हुए अचानक से रुक जाता है, और ये देखते हैं कि इनका पूरा जहाज फॉग के अंदर है, जहाँ से आगे जाने का रास्ता नजर नहीं आ रहा होता। इसलिए अब कैप्टन पूरे जहाज को रोककर फॉग के हटने का इंतजार करने के लिए कहते हैं। साथ ही वो फ्रांस और बाकी सबको एडा की डेथ के बारे में किसी को ना बताने के लिए कहते हैं। लेकिन अब फ्रांस कैप्टन के लिए गए सारे फैसलों के खिलाफ होता है, और अब सबको लगने लगता है कि वो रास्ता भटक चुके हैं। वहीं कैप्टन अब मोरा को अपने साथ रूम में ले जाकर अपनी बेटी का वही एयरबैंड दिखाते हैं और बताते हैं कि ये उनकी बेटी का है जो कि मर चुकी है। लेकिन कैप्टन बताते हैं कि ये उन्हें प्रोमीथियस पर मिला है और उन्होंने कल अपनी बेटी को भी देखा था। अब यहाँ मोरा एक ब्रेन की डॉक्टर थी, इसलिए कैप्टन उनसे पूछते हैं कि उनके साथ ये सब क्यों हो रहा है और उन्हें अपनी मरी हुई बेटी क्यों दिख रही है, और आखिर उसका हेयरबैंड प्रोमीथियस पर कैसे पहुंचा। लेकिन मोरा उनसे कहती है कि आमतौर पर लोगों के साथ ऐसा तब होता है जब वो पागल होने लगते हैं। लेकिन ये सुनकर कैप्टन मोरा को अपने रूम में बेड के नीचे मिली उसी शॉफ्ट को दिखाते हैं और कहते हैं कि अगर वो पागल हो गए हैं तो ये यहाँ कहाँ से आया, क्योंकि कैप्टन इस जहाज के हर एक हिस्से के बारे में जानते थे और वो जानते थे कि वो पागल नहीं है। और इसलिए अब कैप्टन मोरा से कहते हैं कि वो वापस प्रोमीथियस पर जाएंगे और वहां जाकर प्रोमीथियस के कैप्टन की लॉगबुक को ढूंढेंगे, क्योंकि उसमें प्रोमीथियस के कैप्टन ने सब कुछ लिखा होगा कि वहां क्या हुआ था। अब ये सुनकर मोरा भी अपने भाई के बारे में जानने के लिए कैप्टन के साथ दोबारा प्रोमीथियस पर जाने का फैसला करती है और कैप्टन के साथ लाइफ बोट के जरिए फिर से प्रोमीथियस पर जाती है। इसी दौरान फ्रांस अब कैप्टन के अकेले लिए गए सारे फैसलों से काफी गुस्सा हो गया होता है और अब पूरी तरह से फ्रांस कैप्टन के खिलाफ होता है। अब यहाँ फ्रांस के जाने के बाद जो फर्स्ट मेट सेबास्टियन होता है वो एक पैनल खोलकर ट्रायंगल से बने एक सीक्वेंस को इनपुट कर देता है और इससे हमें पता चलता है कि सेबास्टियन कुछ तो छुपा रहा है। वहीं दूसरी तरफ लिंगी अपनी मॉम से बात कर रही होती है और मिस विल्सन अब लिंगी को भी प्रोस्टिट्यूशन के धंधे में फंसाने वाली होती हैं, जिससे अब यहाँ लिंगी का उसकी मॉम के साथ झगड़ा हो जाता है और फ्रस्ट्रेट होकर लिंगी यहाँ से जहाज के ऊपर चली जाती है, जहाँ उसे ओलेग मिलता है जो कि लिंगी को कंफर्टेबल फील कराने में उसकी मदद करता है। वहीं थर्ड क्लास के सभी पैसेंजर्स कैप्टन के लिए गए फैसले से काफी नाखुश होते हैं और वो किसी भी हाल में यूएस जाना चाहते हैं। और अब फ्रांस भी कैप्टन की बात ना मानकर थर्ड क्लास में जाकर एडा की फैमिली को बता देता है कि एडा की मौत हो गई है, जो जानकर उनके परिवार को काफी दुख होता है। वहीं दूसरी तरफ कैप्टन और मोरा प्रोमीथियस पर उसके कैप्टन की लॉगबुक को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लॉगबुक इन्हें यहाँ कहीं नहीं मिलती। इसके बाद ये दोनों प्रोमीथियस के कैप्टन के रूम में जाते हैं और यहाँ इस कैप्टन के रूम में भी वैसा ही एक छुपा हुआ शॉफ्ट होता है जैसा कैप्टन आइक के रूम में था। अभी देखकर कैप्टन मोरा को बताते हैं कि कुछ महीने पहले 3 जहाजों का एक फ्लीट ब्रिटिश इन्वेस्टर हेनरी सिंगलटन को बेचा गया था और उन जहाजों में न्यू कम्युनिकेशन सिस्टम डाला गया था। और यहाँ इन्हें शॉफ्ट के ऊपर एक ट्रायंगल दिखता है जो कि उसी कंपनी का है, जिसका मतलब है कि उसी कंपनी ने ये शॉफ्ट यहाँ बनाया है। अब कैप्टन कहते हैं कि एक और चीज है जो उन्होंने जहाजों में लगाई थी और अब वो मोरा को अपने साथ जहाज पर उस एरिया में ले जाते हैं जहाँ से इंजन को चालू रखा जाता है। यहाँ कैप्टन
प्रोमीथियस पर मोरा को नई कंपनी ने जो मशीन लगाई होती है वो दिखाते हैं और बताते हैं कि इसका कम स्टीम प्रेशर को मापकर ब्रिज पर इसका सिग्नल भेजना है। लेकिन कैप्टन आइक के जहाज पर इसने कभी भी काम नहीं किया और ये सुनकर मोरा कहती है कि हो सकता है कि उन्होंने झूठ बोला हो सकता है कि उन्होंने ये किसी और मकसद से यहाँ लगाई हो। अब यहाँ कैप्टन और मोरा भट्टियों को चेक करते हैं क्योंकि इन्हें लगता है कि किसी ने सारे पैसेंजर्स को मारकर उनकी डेड बॉडी को यहाँ जला दिया है। अब यहाँ कैप्टन को एक भट्टी में एक पेज मिलता है जो कि पूरा जला नहीं होता और इसमें प्रोमीथियस के पैसेंजर्स की लिस्ट होती है और इसमें कैप्टन एक अजीब चीज देखते हैं कि प्रोमीथियस के पैसेंजर्स की लिस्ट में मोरा फ्रैंकलिन का नाम है जो कि इस वक्त उनके जहाज पर है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? अब इसे देखकर कैप्टन को मोरा पर शक होता है और कैप्टन उस पेज को मोरा से छुपा लेते हैं और वापस चलने के लिए कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ शिप में डेनियल मोरा के रूम में जाकर उस बच्चे से बात करता है और पूछता है कि क्या तुम्हें वो मिला, जिस पर वो बच्चा मना कर देता है। और यहाँ हम ये जान पाते हैं कि ये दोनों किसी तरह एक दूसरे को जानते हैं। यहीं शिप पर मिस विल्सन लिंगी को प्रोस्टिट्यूशन के धंधे में फंसाने के लिए बिल्कुल तैयार थी और वो समझ चुकी थी कि इस शिप पर क्लेमेंस और लूसियन के बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। इसलिए अब वो लूसियन को लिंगी का फर्स्ट कस्टमर बना देती हैं। लेकिन लूसियन यहाँ किसी गलत इरादे से नहीं आया होता और यहाँ हमें पता चलता है कि लूसियन एक सीरियस बीमारी से जूझ रहा है और वो जल्दी ही मरने वाला है और वो नहीं चाहता कि उसकी वाइफ क्लेमेंस को इस बारे में कुछ भी पता चले और इसी वजह से वो कुछ समय बिताने यहाँ लिंगी के रूम में आया है। अब यहाँ कैप्टन और मोरा वापस अपने शिप पर आ जाते हैं। लेकिन अब तक थर्ड क्लास के सभी पैसेंजर्स अपने बीच होने वाले एक बच्चे की डेथ से काफी परेशान होते हैं और अब फ्रांस को यहाँ और लोगों की भी डेड बॉडीज मिलती हैं जो कि एडा की तरह ही मरे होते हैं। ये देखकर अब फ्रांस सारी बात फर्स्ट मेट सेबास्टियन को बताता है। लेकिन सेबास्टियन कैप्टन का ऑर्डर फॉलो करने के लिए कहता है और ये सुनकर फ्रांस को अब काफी गुस्सा आता है और वो बंदूकें लेकर थर्ड क्लास में जाकर जो भी कैप्टन के फैसले के खिलाफ होता है उन सभी लोगों को अपने साइड कर लेता है। जिसके बाद वो सभी मिलकर इस शिप में कैप्टन के खिलाफ बगावत कर देते हैं और वो जबरदस्ती शिप को यूएस की तरफ मोड़कर प्रोमीथियस से दूर जाने का फैसला करते हैं। ये सब जानकर ओलेग कैप्टन को ये बताने जाता है लेकिन वो सभी उसे भी पकड़कर जेरोम के साथ कैद कर देते हैं। और रमीरो को जब ये सब कुछ पता चलता है तो वो भी कैप्टन को ये सब बताने जाता है। लेकिन तभी यहाँ फ्रांस और उनके लोग आकर कैप्टन और रमीरो दोनों को ही पकड़ लेते हैं और ओलेग और जेरेम के साथ कैद कर देते हैं और जहाज को एक बार फिर यूएस की तरफ मोड़ दिया जाता है। इसी दौरान हम डेनियल को देखते हैं जिसके पास एक डिवाइस होता है और डेनियल इसकी मदद से पूरे जहाज को कहीं और टेलीपोर्ट कर देता है। जिसके साथ ही ये थर्ड एपिसोड भी यहीं खत्म हो जाता है। बट कहानी नहीं, और इसके आगे की कहानी काफी इंटरेस्टिंग है जो कि आपको अगले वीडियो में मिलेगी, जहां हम देखेंगे कि उस बच्चे को सभी लोग मार देंगे लेकिन वो बच्चा मरकर दोबारा जिंदा हो जाएगा और यहाँ से कहानी और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगी। तो अगले पार्ट की वीडियो को देखना मत भूलिएगा और ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।